जय श्री राम दोस्तों, हम इधर हैं अपने भाई बहनों के साथ वाराणसी में, काशी में, विश्वनाथ बाबा का जगह में। इधर इनसे बात करेंगे कि काशी का जो पुनर्निर्माण हुआ है, मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ है, उसके बारे में बातचीत होगा। इधर का लोकल जो रहते हैं उनसे पूछेंगे कि इधर कैसा है, क्या है, इनका जीवन में कोई परिवर्तन आया या नहीं, इसके बारे में हम इनसे विचार करेंगे। मैं अभी मंदिर गया था। मंदिर बहुत सुंदर लगा। पहले तो बहुत छोटा रहा, सही है ना? उधर का गली बहुत छोटा रहा, बहुत इसका क्षेत्रफल 10 गुना बड़ा हो गया है। पहले हम लोग जाते थे तो गलियों से होकर जाते थे, अब काफी ज्यादा स्पेस हो गया है, रास्ते भी ठीक ठाक हो गए हैं, विकास बहुत हुआ, विकास हुआ है और साफ सफाई का भी माहौल अच्छा और हो मैं गया ये है। देख रहा हूँ, ये बोलिए अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपसे भी पूछूंगा। ये बोलिए, आपका आपका नाम बोल दीजिए एक बार। अनीता सिंह। अनीता, आपका? मेरा नाम सीमा सिंह। सीमा सिंह जी। विजय कृष्ण सिंह, उमेश चंद्र मिश्र, सतवीर सिंह, पवन पाठक, सत्य प्रकाश, विष्णु नागर, सत्यम पांडे। बहुत बढ़िया। हम आपसे पूछेंगे कि मैंने इधर देखा। भाई साहब, आप सीधा बोलिए, मैं आपसे आ रहा हूँ पहले कि मैं मंदिर के परिसर में देखा बहुत सारे लोग ये टुक टुक चलाते हैं, उससे नुकसान है या नहीं आप बता सकेंगे ज़्यादा, क्योंकि कभी कार में कर देते हैं, मगर सब बहुत लोगों को नौकरी मिला है उससे। हाँ, रोजगार तो मिला है। रोजगार मिला है और वो बिजी भी हैं। हाँ, टोटो चलाने वाले चला रहे हैं, बिजी हैं। और रोजगार मिला पानी है। पूरी वाला मतलब बहुत सारे लोग बिजी हैं उधर जी, आसपास में। ये काशी डेवलपमेंट और जी। मंदिर का थोड़ी डेवलपमेंट, एक समस्या होती है, सड़क पे अगर टोटो लेकर के कोई चल रहा है, ऑटो रिक्शा, पीछे से कोई भी गाड़ी आ जाए, अगर ऑटो रिक्शा वाला अपने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो पूरे शहर का स्पीड फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। दूसरा, किराया भी निर्धारित करना चाहिए। किराया सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि किराया जो है मनमाना मांग रहे हैं। किराए में कोई समझौता नहीं करते हैं। कहीं पास भी जाना हो तो उसमें कोई समझौता नहीं है। तो किराया है जो गवर्नमेंट की तरफ सही से है, मगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से मुझे बात की। नहीं, डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ? काशी का बहुत विकास हुआ है। जब से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ कोई व्यक्ति जो कार्य करने वाला है वो बेरोजगार नहीं है। कोई ठेला लगा करके अच्छा पैसा कमा ले रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा ले रहा है। कोई ऑटो चालक है वो भी अच्छा पैसा कमा ले रहा है, और सबको रोजी जो सामान्य स्तर के हैं उनको रोजी रोटी तो मिली है। भाई साहब, आप क्या करते हैं ये बोलिए। मेरा दवा का व्यवसाय है। भाई आप आ जाइए इधर। हाँ, मेरा दवा दवा का व्यवसाय है। हाँ, और मैं जब बात कर रहा था, ओके, ये बोल रहे थे कि 10 गुना बढ़ा है फल। इसका मतलब है सबका जो इधर कमाई है कम से कम 2 गुना हुआ है। ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, कमाई तो बड़ी है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जहाँ जहाँ मंदिरों का विकास होता है, हमारे भारत देश और भारत भूमि की अर्थव्यवस्था आपका पर्सनल से बोलिए। मंदिरों पे डिपेंड है। और मंदिर का अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं उद्योग धंधे और आर्थिक जो कमियां होती हैं थोड़ी बहुत वो दूर हो जाती हैं। और हमारे उद्योग धंधे की बात अगर करते हैं तो दवा के व्यवसाय में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो होती है कि बाहर से यदि लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दवा की खपत बढ़ जाती है। बिल्कुल, सब इधर आके हाँ, तो दवा ही बीमार नहीं हो बढ़ती जाते है हैं तो होटल उद्योग हो गया, ऑटो उद्योग हो गया, जितने राशन वगैरह हैं सारे, मतलब सबका विकास होता है। केवल एक बिजनेस को देखेंगे तो कोई एक बिजनेस का विकास नहीं होता, इसे सबका हम इस होता है। बहनों से पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। वैसे तो हम गृहिणी हैं, लेकिन क्या है गृहिणी ही हैं, मतलब ग्रीन घर का हाउस वाइफ। अच्छा, वो बहुत बड़ा है क्या? हम बोलते हैं उनको डोमेस्टिक इंजीनियर बोलते हैं, जिसके बिना घर नहीं चलता। सही है नहीं? उधर तो बच्चे हैं और कभी पुरुष भी बच्चे जैसा ही बिहेव करते हैं, आपको ज्यादा पता है। तो बोलिए, आपका हिसाब से क्या बोलेंगे इधर का डेवलपमेंट जो है, और मंदिर का डेवलपमेंट और शहर का डेवलपमेंट,
और इसका असर कैसा पड़ेगा आने वाला इलेक्शन में? देखिए मंदिर हो या कोई भी पौराणिक जगह हो, अगर वो तैयार कर दिया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है, तो उससे पर्यटन तो बढ़ता है। और अगर जहाँ पर्यटन बढ़ता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक रोजगार भी बढ़ जाते हैं, कमाई भी बढ़ जाती है और लोगों के रहने का सलीका भी बदल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ भी हुआ है। मंदिर बनने से बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं, लोगों को आने जाने की, रहने की, खाने की, पहनने की, हर चीज़ की अच्छी सुविधा मिल गई है। और आप कैसा, आपका जिंदगी 2 साल के पहले अब कैसा देख रहे हो? आम जनमानस की तो जिंदगी वैसे ही रहती है, लेकिन जैसे रोजगार बढ़ जाता है थोड़ी बेहतर हो आप जाती खुश है। हैं, ना खुश हैं, कैसा बोले? हाँ, हम पहले भी जैसे थे वैसे अभी भी हैं, लेकिन एक है कि थोड़ा सा जब हम बाहर निकलते हैं तो लोगों से सुनने में आता है कि काशी में बहुत अच्छा सुधार हो गया है। अच्छा, नहीं तो हाँ। आपको पता नहीं होता। आप बोलिए जी अनिता जी, आप जी। बोलिए। काशी में बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छा भी लगता है और हम लोग तो घूमने निकलते भी हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। मैं जब इधर 2019 में आया, जी इधर का जो मेरा पोलिंग हो रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इधर पहले गुंडा राज था। जी। हैं? जी। जैसा इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा शास्त्री लोगों से मेरा बात हुआ, वो लोग बोल रहे थे कि जो पिलग्रिम्स आते हैं, श्रद्धालु, उनका बैग खींच के भाग जाना या चेन खींच के भाग जाना, वो डरते थे शाम पे आने के लिए। वो सब उस वक्त मुद्दा था, जी। मगर अब तो अब ये वो सब मुद्दा नहीं, नहीं है। ऐसा अब नहीं ये है। सब नहीं है। अब बहन ये बेटियां भी मुद्दा भी नहीं सुरक्षित है। हैं। जी, बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं अपनी। जब घर से बाहर निकलते थे लोग तो शाम होने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती थी कि हम शहर में जाएं। इधर गोदौलिया या नई सड़क वाला जो एरिया है उस सब में जाने में हम लोग एक बार संकोच करते थे, लेकिन अभी कभी भी कहीं भी हम लोग आ जा सकते हैं, तो बहुत वो बढ़िया। भय नहीं रह गया है, अब आराम से अच्छा, आना जाना होता है। आप ये बोलिए, आज मैं सुबह मंदिर का 4वां गेट के पास था, जहाँ से मस्जिद का आज ईद शायद बहुत सारा ईद हाँ हाँ हाँ, उस सामने क्या है? सामने मस्जिद है। नहीं रोड के अंदर से वो आते हैं ना, ज्ञानवापी से। ज्ञानवापी है, जिसको विवादित कर रखा है उन लोगों ने। हाँ, मगर अभी तो जाते हैं ना उधर लोग। हाँ, अभी जाते हैं। मगर इतना बड़ा संख्या था, इतना बड़ा संख्या, उधर से लोग आ रहे थे जी और उनका भिखारी लोग भी पूरा जो इसमें खड़े हो रहे थे। हाँ, तो जब से पक्ष में हिंदुओं के फैसला आया है तब से वो लोग संख्या बल अधिक दिखाना चाहते हैं अपना अधिकार जमाने के लिए। अभी माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें कि वहाँ ज्ञानवापी परिसर में हमारे माता गौरी श्रृंगार गौरी जी जो हैं उनका और शिव जी की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें कि उसका पूजन अनवरत चलता रहे, वो चल रहा है अपना। ये संकेत दिखाने किस लिए, ये डराने का काम है या क्या है? वो तो अपनी संख्या बल जुडिशरी को डराने का काम या इधर का लोगों को डराने का काम? क्योंकि वो बहुत बड़ा अपनी संख्या संख्या दिखाते हैं और संख्या इसलिए दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, हम और ताकतवर हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। सफेद वाला कुर्ता में टोपी पहन के सब जी, एक जी, ही वो तरह तो यूनिफॉर्म। गुरु शुक्राचार्य के भक्त हैं तो वो तो वही करेंगे। आज उनका त्योहार है, ईद है, हाँ। इसकी वजह से कुछ मतलब भाई सब में उल्लास होगा, तो संख्या इस वजह से भी ज्यादा दिख रही होगी, नहीं तो ऐसे आम तौर पे इतनी संख्या दिखती नहीं है। अच्छा, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि प्रयास कोई भी रहता है। घटनाएं दुर्घटनाएं अगर होती हैं तो अपनी संख्या अधिक से अधिक वो दिखाते हैं, इतनी अधिक संख्या दिखाते हैं कि समाज में यह मैसेज जाए कि हम कहीं से कमजोर नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारी संख्या ज्यादा है। लेकिन योगी सरकार के भय से वह कुछ बोल नहीं पाते। अच्छा। योगी सरकार अचानक 3 बजे चालू कर दिया पूजा व्यास टिकाने में, हैं? तो मगर उधर हम लोग तो जा नहीं पा रहे, अभी उसका कैसा देख रहे हैं? अभी आम जनमानस को सरकार द्वारा छूट नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ऐसा आदेश नहीं आया है पूरी तरह कि आम जनमानस उसमें जा करके पूजा कर सके। अभी निर्णय ये आधा अधूरा ही है, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक जीत तो मानी जाती है। शुरुआत हो गई। हाँ, तो श्रृंगार गौरी का भी ये हर साल होगा या कैसा है? वर्ष में एक बार होता है। हैं? वर्ष में एक बार होता भाई साहब, आपका परिचय दे दीजिए जरा। मैं राजेश मिश्र एडवोकेट
और महानगर विश्व हिंदू परिषद महानगर उत्तर का। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप एडवोकेट हैं? जी जी। मैंने अभी भी इनके साथ मेरा भोजन था, अपना विष्णु शंकर जी और हाँ, विष्णु शंकर जैन बहुत अच्छा परिवार है, बड़े सुलझे हुए और विनम्र। बहुत विलम्ब, बहुत विलम्ब। तो ये बोलिए, अभी श्रृंगार गौरी का किधर है, क्या हुआ है, क्या लोग जाके श्रद्धालु जाके देख सकें या नहीं? देखिए, वस्तुतः श्रृंगार गौरी का अभी कुछ नहीं। जो बैरिकेड किया हुआ 1993 में मुलायम सिंह के शासनकाल में हुआ मस्जिद का, जिसे वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसके चतुर्दिक बैरिकेड करके रोका। बैरिकेड का लोहे का, और केवल एक द्वार खुला हो गया जो उत्तर ओर से है, वहीं से नमाजी सब अंदर जाते। लेकिन दक्षिण ओर जहां नंदी का रुख आदि विश्वेश्वर की ओर है, वहीं पर एक तहखाना है, व्यास जी का तहखाना। उसकी बात रही है। उसके संदर्भ में व्यास जी का 93 तक पूजा पाठ वहां चलता था, आते जाते थे। वहां कुछ मूर्तियां भी पुरातात्विक सर्वेक्षण में प्राप्त हुई। उसके संदर्भ में जनपद न्यायाधीश ने आदेश किया कि वहां जो पूजा पाठ की परंपरा चल रही थी वो यथावत चलती रहेगी। वो मुकदमा दाखिल किया था व्यास जी के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास वर्सेस अंजुमन इंतजामिया, वो केस चला। उसके विरुद्ध वो चले, वो योगी सरकार ने, उन्होंने कहा 7 दिन में इसको आरंभ कर दिया जाए। योगी सरकार ने 4-6 घंटे के अंदर रात में, ये तो चमत्कार था वो, जो कि जी इनको पता था कि राक्षस जाएंगे, तो वो उन्होंने बैरिकेड का वह हिस्सा जो तहखाने में या तलगरी सेलर जो भी आप कहें, उसमें जाने के लिए दक्षिण ओर है, ठीक नंदी के मुख के सामने वहां एक द्वार बनवा दिया और उसमें अंदर जाके पूजन होने। तत्पश्चात वो उच्च न्यायालय गए, फिर सर्वोच्च न्यायालय गए, किंतु वह जो आदेश जनपद न्यायाधीश का व्यास जी के तहखाने में पूजन का था, वह सुचारू रूप से अनवरत चलेगा, ऐसा निर्णय अभी तक सर्वोच्च न्यायालय तक है, वो चल रहा है। उसमें जो एक प्रश्न आपकी ओर से आया कि आम जन को प्रवेश नहीं मिल रहा है, उसका कारण यह है कि वह अत्यंत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। पत्थर की पटिया लगी हुई है छत में, उसकी छत के ऊपर नमाजी लोग नमाज पढ़ते हैं, खुला बरामदा जैसी जगह, जहाँ शिवलिंग का जो ज्ञानवापी कुंड है उधर पांव वो साफ करके, वो और उत्तर ओर है। देखिए, अगर आप अभी इधर बीच गए हो तो मैं आपको उसकी कल्पना कराने के लिए कहूंगा, तो नंदी के मुख के सामने आप खड़े हो जाइए, नंदी जिधर देख रहे हो उधर ही आप भी देखना आरंभ कीजिए। तो सर्वप्रथम उस बैरिकेड के अंदर वह सेलर दिखाई देगा जो व्यास जी का तहखाना जिसमें पूजन हो रहा है। उसके उपरांत एक छत पर, व्यास जी के तहखाने की छत पर वह स्थान दिखाई देगा जो जाली से घेरा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उसको सील किया गया है। उसके बीच में एक स्थान है, वहां पे आदि विश्वेश्वर कहा जाता है कि शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उसी में किनारे किनारे पानी भरा हुआ था जिसमें मछली, जहाँ ये लोग पांव साफ कर रहे थे। हाँ, वो उनका वजूखाना का स्थल था। उसमें नल चारों तरफ लगाया, लगभग 25 बाई 25 की वह जगह होगी। फिर भी कोई नहीं, वो हाथ पांव साफ करते थे, खखारते थे, गला साफ करते थे, गंदगी करते थे। उसी जलमग्न शिवलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। ये सब एकदम वर्टिकल सीधी लाइन में है, नंदी व तलगरी और शिवलिंग। 90 डिग्री का ठीक कोण बनेगा अगर आप जो खंडहर दिखाई देता है पश्चिम ओर, आप देख पाए कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस बैरिकेड किए हुए हिस्से के पश्चिम ओर जाएंगे तब आपको भग्नावशेष दिखाई देगा
प्राचीन भव्यतम शिव मंदिर, जिसे कहा जाता है आदि विश्वेश्वर मंदिर महादेव, वो दिखाई देगा। वहां से अगर आप सीधे एकदम वर्टिकल लाइन पे देखेंगे तो जो वजू खाना कहा गया, जिसका इसके पूर्व मैंने वर्णन किया, जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जलमग्न था, वह दिखाई देगा। वहां से 90 डिग्री के कोण पे जब आप नंदी की ओर देखेंगे तो नंदी जी की निगाह आपसे, ये स्ट्रक्चर 83 फुट की दूरी है नंदी से शिवलिंग। ये अब जो मैंने बात कहा था आपने दूसरा, लेकिन मैं वो बता देना चाहता हूं। भ्रम होता है कि क्यों नहीं आमजन से पूजा शुरू करा रहे हैं। एक्चुअली जब सर्वे हो रहा था तो मैं उस समय था, इसलिए मैंने देखा है उसकी कुछ पटिया टूट गई हैं। सैकड़ों साल प्राचीन सेलर है वो तलगिरी, उसकी जो छत है उसमें लोहे की पटिया लगी हैं, आरसीसी का कोई वर्क नहीं। कुछ पटिया टूट गई हैं और इधर बीच भी गिरी है। इसलिए बहुत लोगों के मूवमेंट को गतिशीलता दी जाएगी तो ये एक भयानक स्थिति होगी। मरम्मत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में पड़ा हुआ है, मगर नमाज तो पढ़ते हैं इतना लोग जाके, उससे तो कुछ फर्क नहीं। देखिए वह भी रोक लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। ये उलझन मैंने ये कहा गया है कि उस तलगिरी के ऊपर नमाजी न जाए न नमाज पढ़े। एक दूसरा ये कि वो जो पटिया वगैरह टूट गई हैं उनकी मरम्मत और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अनुमति दिया जाए। अब वो न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में उलझा हुआ है, इसलिए यह अच्छा। तो मैंने जब अपना जैन साहब से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि रात में कोई टुक टुक साउंड आ रहा है उधर से, इसलिए पिटिशन लगाने वाले हैं कि कोई तोड़ रहे हैं क्या, ऊपर क्या हो रहा है, ये इसका। अब देखिए वह सूचना का जो भी उनके स्रोत हो, लेकिन मुझे लगता है वहाँ सीआरपीएफ की पूरी सुरक्षा लगी हुई है। अगर कोई सीआरपीएफ का कर्मी ऐसा साजिश में शामिल हो के ऊपर से ठोकने की घटना हो रही हो, उस तलगिरी की छत पर ठोक कर तोड़ने वोड़ने, आप भी ऐसा सुने क्या? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, मैं अभी पाठक जी से जाऊंगा। पाठक जी, जय श्री राम। आप बोलिए, अभी जो अभी वकील साहब अभी विवरण पूरा दिए थे वो जो ज्ञानवापी का, और आप इससे खुश हैं जो अभी योगी जी ने 3-4 घंटे में कॉल किया? बहुत खुश हैं। तो इसका असर कैसा पड़ेगा इलेक्शन में? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया का इलेक्शन से कोई संबंध नहीं। यह है कि हिंदुत्व के पक्ष में काम हो रहा है, वो भी न्यायपालिका के आधार पर हो रहा है। फिर भी इसका असर तो पड़ेगा ना। मैं ये बोली, ये मैं आपसे बात करूंगा पाठक जी, क्या अगर मुलायम सिंह इधर होके, तब तो ना मनमोहन सिंह उधर होके, क्या न्यायालय ये बोल देता क्या ऐसा? नहीं हो पाता। फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि सिर्फ न्यायालय का है? न्यायालय का तो नहीं, उस पर मैं एक बात आपको तथ्य, जो विधि का आपने पूछा ही है, यही काशी का विषय है। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया दोषीपुरा की कब्र को हटाने के लिए, मजार को, शिया और सुन्नी की लड़ाई थी। उसका क्रियान्वयन प्रशासन ने आज तक नहीं किया कि कानून व्यवस्था की स्थिति भयानक हो जाएगी, इसलिए वो वहां से मजार नहीं हटाई जाएगी। तो ये जो आप कह रहे हैं, बिना शासन प्रशासन के ध्यान दिए हमारे धार्मिक, सामाजिक, किसी के भी अधिकार से वो बाधित हो सकता है। जय श्री राम बोलने पर पश्चिम बंगाल में जेल हो सकती है, टीका लगाने पे बहुत जगह विरोध हो सकता है, गोली मारी जा सकती है। ये प्रशासनिक और तो ये सोचना तो हमारे समाज को है। देखिए, 6 मई के जो हम लोग सर्वे में जा रहे थे, 12-13 लोग हम लोग थे। 5-6 हजार की संख्या में मुसलमान अल्लाह अकबर करके चारों तरफ घेरे थे, दोनों तरफ। जिस प्रकार से हम लोग मैदागिन से गेट नंबर 4 तक पहुँचे, उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग भी सर्वे के लिए जा पाएंगे। 2021। अच्छा, आप भी थे सर? जी हाँ, सर्वे में हम थे। आप कैसा पहुंचे उधर? जी, हम अधिवक्ता हैं और ज्ञानवापी वाले के। पेटिशनर है क्या? जी, मैं वादी भी हूँ और हिंदू पक्ष की तरफ से पक्षकार भी। अच्छा, हूँ। आप वकील भी हैं? जी हाँ। जी। अच्छा। मैं अधिवक्ता हूँ। हिंदू पक्ष की तरफ से एक मुख्तार अंसारी ने मुकदमा किया, उसमें हिंदू पक्ष से पक्षकार हूँ, और एक मेरा मुकदमा खुद का है, मैं वादी हूँ। और सर्वे टीम में मैं था, जब सर्वे हुआ पहली बार, उस समय मैं था।
तो मैदागिन से ज्ञानवापी गेट नंबर 4 तक जाने में लगभग 1 घंटे लगा और दोनों तरफ से हज़ारों की संख्या में 5-6 हज़ार संख्या में टोपी लगा करके वो लोग अल्लाह अकबर कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन और यहाँ के राज्य की जो व्यवस्था थी, माननीय योगी जी की सरकार की जो व्यवस्था थी, इसके नाते सर्वे हो पाया, नहीं हो पाया। अच्छा, या आप ये नहीं बोलेंगे, आप वकील हैं इसलिए शायद आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोलिए क्या इसका जो अभी वर्णन किए दोनों वकीलों ने, ये जो बोल रहे थे कैसा गड़बड़ हुआ ये सब, अभी ये जो कोला है व्यास का नाम बोलते हैं, जो अंदर पहले बार एक्सेस हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इलेक्शन में? यहाँ आम जनमानस जो है उसको यह तो समझ में आ रहा है कि जब भी जो शासक होता है, अगर शासक निष्पक्ष हो करके न्याय दिलाने के पक्ष में आ जाए कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा। जैसे इसके पहले मुलायम जी थे, मनमोहन जी थे, ये ऐसे शासक रहे लोग जो कि वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदुओं को कभी न्याय मिले। आज हिंदुओं को न्याय मिल रहा है। तो इसका असर इलेक्शन में कैसा पड़ेगा? इलेक्शन में पड़ेगा। जितने हिंदू हैं जिनसे किसी दल से मतलब नहीं है, वो ये जान रहे हैं कि हमारे आराध्य के प्रति इनकी कैसी निष्ठा है और वो खुल करके वोट करेंगे, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। हाँ, इसका असर रहेगा। जो भी असर है, जो दिख रहा है, सबसे अधिक असर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का और ज्ञानवापी। आप क्या बोले? एज अ युवा, जैसे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जान पड़ रहा है कि ज्ञानवापी भी बन जाएगा, मथुरा भी बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म को लेके कैसे जुड़े। आया है, उनके मन में आया है कि जुड़ना चाहिए, लेकिन और भी जो निगेटिव चीज़ें हैं आज की सोसाइटी में, सोशल मीडिया को लेके या फिर ज़्यादा मोबाइल यूज़ को लेके हैं, तो अब जो सुषुप्त आत्मा हो गई आज की युवा पीढ़ी की, खेल में ज़्यादा रुचि नहीं है, और भी जो चीज़ें सुषुप्त हो जा रही हैं उसको जगाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में आप 30 सेकंड में बोलिए, आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जो सनातन धर्म के प्रति लोग अब जो जागरूक हुए हैं, तो उसको लेकर जो अब ज्ञानवापी में जो पूजा शुरू हुई है, तो उसको लेकर भी लोग। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जो इधर पूजा शुरू हुआ है, अभी तो कुछ ज्यादा तो खत्म नहीं हुआ मगर शुरू तो हुआ है, इसका असर वोट में पड़ेगा? आपका जो महिला शक्ति है, बहुत सारा अच्छा महिलाओं से बात करते हैं, इस बार का इलेक्शन जो है वो हिंदुत्व के नाम पे ही हमें लग रहा है कि लड़ा जा रहा है, और इसका फायदा भी भरपूर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपका गली मोहल्ला में आप जब बात करते हैं, हमारे गली मोहल्ले में तो समझिए मोदी जी के सदा से फैन रहे हैं, और हमेशा योगी जी या मोदी जी हो, उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम लोग के यहाँ बीजेपी माइंडेड के लोग है ही, पार्टी तो है ही, और जहाँ मिलने जुलने वाले भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से समर्पित हैं इस पार्टी के। आप क्या बोलना चाहिए? हम लोगों के आसपास का जो भी माहौल है, मंदिरों के विकास को लेकर के, सड़कों के विकास को लेकर के, खास तौर से स्पेशली बनारस की अगर बात करें तो मोदी जी के नाम पे चुनाव बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। बाकी जातिगत जो यहाँ लड़ाई और जो संघर्ष चल रहा है, उसकी वजह से अगर देखेंगे ना, तो मोदी जी के न रहने पे संघर्ष होगा। संघर्ष इन द सेंस वोट की लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। एकजुटता हिंदुओं में पूरी तरह से नहीं हो पाया है, चाहे कुछ भी विकास कर लिया जाए। तो हमारा देश अभी भी जो मोदी जी और योगी जी की बात करता है, अब उन मूर्खों को कैसे कहें जो हमको अंधभक्त बोलते हैं, जबकि आंख उनके बंद है, हमको बोलते हैं। तो भैया आंख अपना बंद करे, भक्त तो हम ही हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आप आइए आगे जरा, आप किधर पीछे जाके बैठ गए, जरा बोलिए आपका विचार क्या है? ये कि इसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा, और जो हमारे हिंदू सब जागृत हो चुके हैं धर्म के प्रति, और इससे को बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, अब तो मुझे लग रहा है कि कम से कम इधर छोटे मोटे तो मैं देख रहा हूँ, जिसका तो बहुत सारा भीड़ है दुकान के अंदर, अगर पहले 10 आदमी आता है तो अभी 1000 तो मतलब 100 तो आएगा ही। जो दर्शनार्थी आते हैं
दर्शनार्थी का मात्र इतना मतलब होता है कि वो एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे उतरेंगे तो उनको एक साधन चाहिए मंदिर के आसपास तक पहुंचने के लिए, रहने के लिए होटल चाहिए, भोजन चाहिए, उसके बाद यहाँ के बाकी मार्केट से बहुत मतलब उनका कैसा बोलते हैं आप? मैं आपको पूछूंगा, अगर वो बीमार हो गए तो इनके साथ पास जाके दवाई लेना है, बीमार हो गए तो डॉक्टर से पहुंचना है जी हैं? करने के लिए, पूजा करने के लिए पंडित का जरूरत ही है। हाँ, पूजा के लिए पंडित को पकड़ेंगे, अगर पूजा गंगा जी करेंगे। देखना है तो केवट का जरूरत ही है, नाविक का जरूरत होगा। सब मतलब ये जो दूसरे टूरिज्म से जो जुड़े हुए लोग हैं केवल उतने से मतलब होता है, और यहाँ बाकी लोगों से बहुत लेना अगर देना नहीं उनके होता। पास पैसा आया तो वो जाके इधर घर में, तो अगर मैं केवट हूँ जी मैं इतना साल 5,000 कमा रहा था, अभी 10,000 हो गया, जी। तो मैं इधर मेरा शहर में ही मेरा तो खर्चा मेरा इधर ही करूंगा ना। मैं अभी मेरा बच्चों को अच्छा रेस्टोरेंट को लेके जाऊंगा या किधर अच्छा स्कूल में पढ़ाई करूंगा, नहीं कार खरीदूंगा, सही है नहीं? पैसा आने पे होता है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है उतना अच्छा यहाँ अच्छा, कि पैसा आया और सब इतना बोट में खर्च बैठे करें। हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों की ये हो गई है कि ऑनलाइन मार्केटिंग ने व्यापारियों का हाथ पैर तोड़ रखा है। हाँ ठीक है, उनको और भी बड़ी बड़ी आगे करना है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही हैं, और व्यापारी आप देखेंगे आज के 2 वर्ष 4 वर्ष पहले जो भीड़ थी दुकानदारों के यहाँ, वो भीड़ कम दिख रही है। हाँ, ये इनको भी मतलब टेक्नोलॉजी के तरफ इनको भी जाने का जरूरत ही है। टेक्नोलॉजी की तरफ जाए या फिर टेक्नोलॉजी को अगर नहीं अपना पाते हैं तो इनको इस पर विचार करना चाहिए, अपनी मांग सरकार से रखनी आप ये क्या सबसे आगे। बोलेंगे वकील साहब? देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी डिलीवरी करने वाले लोग जुड़े हैं, और कहीं भी जाएंगे तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, पेट्रोल खरीदेंगे तो सरकार को टैक्स ही देंगे, और जहाँ से सामान ले रहे हैं वहाँ GST तो देना ही पड़ेगा। तो सरकार को उससे प्रॉफिट है, उससे कोई नुकसान नहीं। सरकार को प्रॉफिट होता है। जी हाँ, और डिलीवरी बॉय उसमें जा रहा है पहुँचाने के लिए, तो व्यापारी को कैसा है? प्रॉफिट है? व्यापारी के लिए थोड़ा नुकसान है। क्यों? इतना भीड़ आती है तो वो कैसा नुकसान हो सकता है? ऑनलाइन मार्केटिंग जो भाई साहब बोले, इससे हाँ। ऑनलाइन मार्केटिंग से ऐसे व्यापारी को कोई वैसा नुकसान नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है वो भोजन तो करेगा, जो कहीं से पर्यटक आ रहा है वो भोजन करेगा, वो पानी पिएगा, वो कहाँ से जाएगा? और बनारस का साड़ी लेगा, साड़ी लेगा तो वो तो व्यापारी के यहाँ से लेगा, जी। कहीं कहीं से लेगा। नहीं? हाँ, बनारस के नाम पे जो यहाँ की बनारस की वस्तु हैं वो लेना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। होलसेलर या रिटेलर कहीं न कहीं से वो लेना है उसको। हाँ, तो वकील व्यापारी के कहीं लिए कहीं से उसमें वकील involve के लिए होता है। प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो लड़ते हैं तो उनका जगह में जाके सू करते हैं, इधर तो नहीं करते हैं। वकील के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए मुकदमा क्या तो- हुआ है विश्वनाथ धाम के उत्थान से। गत वर्ष का फुटफॉल 13 करोड़ कहा जाता है। 13 करोड़ लोग बनारस में तीर्थयात्री बनकर आए काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, और उसका प्रभाव अगर आप सुबह उठ जाइए, जो नहीं गया होगा वो कह सकता है 6-7 बजे से जगह जगह जो पुरानी दुकानें चौक मैदागिन नीची बाग और इधर सुनारपुरा में रही हैं, उन दुकानों के आगे आहार की व्यवस्था की नई व्यवस्था, और दिन पर्यंत जो दुकानें जिस शायद मक्खी मार रहे होंगे वो बढ़ गई हैं, और सड़क के किनारे किनारे रात के 1 बजे 2 बजे तक साड़ियां लगाए हुए हैं, दुपट्टा लगाए हुए हैं, चदरा गमछा लगाए हुए हैं। काशी का अपना सदैव से महत्व रहा है। काशी आने वाले विश्वनाथ गली जरूर जाते थे कि यहाँ की चूड़ी ले लें, स्मृति चिन्ह ले लें, मंगल सूत्र के ऊपर, तो ये सब चीजें क्रय की जा रही वकील हैं। साहब, आप इसको भूल जाते हैं, अपने औरत आजकल चूड़ियां पहनना ही छोड़ दिए, बिंदी रखना छोड़ दिए। नहीं, रखती जरूर है, कितना अवसरों पे पहनने के लिए कितना परसेंटेज रखती है? नहीं सभी रखती हैं, किधर बड़ा रखती हैं। पहनती हैं भाई साहब। नहीं, मैं तो आज जीन्स पैंट पहनती है। नहीं मैं बिंदी लगाई हूँ ना, मैं चूड़ी पहनी आप हूँ ना। लगाए हैं, उसका मतलब नहीं है कि आप पहनती है। भाई साहब रेगुलर भले ना पहने, लेकिन जब मौके पड़ते हैं, तीज त्योहार पड़ते हैं, ठीक तो है, सभी इधर औरतें रहने वाले को लगाती हर हैं। दिन मौके थोड़ी पड़ता है। नहीं साड़ी पे मैचिंग चूड़ी जरूर चाहिए उन्हें, पहने भले नहीं। अच्छा। संग्रहित लोग किए रहते हैं, माला लेते हैं, झालर लेते हैं, शुभ दीपावली, काशी विश्वनाथ, इन सब की तो बाढ़ आई हुई है। ऐसा मोमेंटो विक्रय का इतना बाढ़ आई हुई है। हाँ, कुछ व्यवसाय पे अब क्या प्रभाव होगा कह नहीं सकता। जैसा वकील साहब ने कहा कि 13 करोड़ लोग यहाँ आए,
अगर मैं एक व्यक्ति पे 1,000 रुपये खर्च जोड़ लूँ तो यहाँ 13,000 करोड़ रुपए आ जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं कहीं कि बनारस जैसी जगह में 13,000 करोड़ रुपया आया। मतलब ये वोट का क्या असर पड़ेगा, कौन जाएगा साथ में, कौन नहीं जाएगा, या हिंदुत्व का मुद्दा में सब यूनाइट होंगे? हिंदुत्व का मुद्दा 2014 से हिंदुत्व का मुद्दा ही हावी है, और सिर्फ हिंदुत्व है। आप अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को बचाने की लड़ाई चल रही है। पश्चिमी सभ्यता के लोग, कुछ लोग हावी हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, हम सब अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा कहा भाई साहब ने, तो मैं एक तथ्य बता दूं। हाँ जी, 16 लाख करोड़ का बजट था मनमोहन सरकार ने जो 2013 में दिया था, और लेटेस्ट बजट कितने का, 47 लाख कुछ करोड़ का। 3 गुना बजट हो गया, केवल हिंदुत्व का मुद्दा हावी है। पूरे भारतवर्ष में जितनी सड़कें बन गई वो कई गुना बढ़ गई। जो 70 साल में या 65 साल में जितनी हाईवे बना था उसका 60% पिछले 10 साल में बन गया। ट्रेनों का अंबार लग गया, नई नई रेल लाइनें बिछ गई, और पूरे सीमाओं पे हाईवे बन गए। वंदे भारत और जो हवाई अड्डे हैं वो संख्या पूरे भारतवर्ष में 10 जो 65 साल तक जितने थे, 70-75 थे, आज 150 से ऊपर हो गए। और कोई कल्पना किया था कुशीनगर में भी एयरपोर्ट होगा और अयोध्या में भी एयरपोर्ट होगा? तो ये आर्थिक विकास है जो क्रांति का ऑल टाइम हाई है। फॉरेन रिजर्व हमारे पास अच्छा, ये ऑल टाइम सोने का रिजर्व ऑल टाइम हाई है। अब 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट था क्या पहले? नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट था, उसका विस्तारीकरण करके इंटरनेशनल हो गया। बनारस में एयरपोर्ट बहुत प्राचीन है। मतलब इंटरनेशनल पहले से मतलब मुझे इतना सुविधा है, मैं चेन्नई के लिए 2 घंटे में चले जाता हूँ। दिल्ली से वाया। सुविधाएं तो बहुत बड़ी हैं। सुविधाएं बहुत बड़ी हैं। इस सुविधाओं को अगर लोग देखें तो कभी कोई यह सोचेगा नहीं कि हम इस सरकार को बदलें, लेकिन अब सुविधाओं के साथ साथ बहुत सी असुविधाएं भी साथ साथ लग जाती हैं। तो निगेटिविटी न देखते हुए केवल पॉजिटिविटी को देखेंगे तो फिर हम केवल मोदी सरकार की तरफ ही जाएंगे। नेगेटिविटी क्या है, बोलिए। देखिए, निगेटिविटी हमारे देश की निगेटिविटी यही है कि अगर बल्ब रोशनी दे रहा है तो उसके पीछे थोड़ा बहुत अंधेरा तो रहेगा। उस अंधेरे को भी मिटाना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है कि चारों तरफ आप उजाला दे पावे। इधर का स्कूल कैसा है, स्कूल हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसा है? स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, और कितना स्कूल है इधर, कितना कॉलेज है? फीस जो है, फीस वाले बहुत से स्कूल हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और सरकारी स्कूल भी अच्छे चल रहे हैं। सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, कैसा सरकारी है? स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी हो गया है, हिंदी मीडियम भी है। अच्छा, जैसा वकील साहब, हम जब गए थे स्कूल को, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मेरा गवर्नमेंट स्कूल सबसे बढ़िया था उस वक्त। अब तो सारे गवर्नमेंट स्कूल को बर्बाद किया गया। मैं उधर बोलता हूँ दक्षिण में, इधर कैसा है? इधर बहुत अच्छा है भाई। आपके बच्चे किधर जाते हैं? मेरे बच्चे पढ़ लिए, सब ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ लिए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हैं, लेकिन तभी भी स्थिति ठीक है, सुधार है पहले से। अच्छा, इधर का हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसा है, लोकल के हिसाब से आप क्या बोल? हॉस्पिटल बनारस के लिए BHU और ये जो सरकारी हॉस्पिटल है व्यवस्था ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा है। मनमानी पैसा लेना, मनमानी करना, तो हर व्यवसाय में अपना अपना वो व्यवसाय मान के करते हैं, जिस सेवा मान के करेंगे। एक्चुअली चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स की क्राइसिस का संकट भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में या इधर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुले जिस ढंग से आबादी। जब डॉक्टर्स कम है तो 5 बजे लाइन लगाइए, 500 को एक डॉक्टर देखेगा, और फीस वो बढ़ाता जाएगा क्योंकि संख्या ज्यादा आ रही है तो घटाना है। ये संकट है, ठीक है। लेकिन पिछले 10 वर्ष में चमत्कार हुआ है। जो 54,000 MBBS की सीट्स थी वो 1,10,000 इस साल, मतलब लेकिन अच्छा, इसका जो लाभ मिलेगा देश को 5 साल 7 साल बाद जब वो आएंगे में, और उनका क्वालिटी भी तभी पता होगा कि कैसा डॉक्टर। नहीं क्वालिटी तो नहीं, जब कोई डॉक्टर्स पूरे गांव में वो संभाले हुए हैं, जो 5 साल कंपाउंड्री कर लेता है वो डॉक्टर हो जाता है गांव में। हाँ, बिल्कुल। और अगर वो उपचार न करे तो लोग दवा बिना मर जाते। और अच्छा करते हैं। तो इसलिए कोरोना काल में तो उन्हीं समूह ने बेचारे ने संभाला, MBBS वाले तो छिप गए। बिल्कुल।
मेरा लास्ट सवाल है, ये पूछिए। लास्ट सवाल के साथ 2 सवाल है उधर, ओके। ये 30 सेकंड्स के अंदर बताइए इसका जी। इधर लव जिहाद बढ़ा है अब योगी राज में, कम हुआ है या वही स्थिति है? नहीं, आपको बता दें लव जिहाद जो है वो अनवरत चल रहा है, कहीं लव जिहाद कम नहीं हो रहा। थोड़ा सा इधर योगी सरकार के आने के बाद जो इन्होंने अंकुश लगाया, इसकी वजह से थोड़ा सा डर हुआ है। और यहाँ सामाजिक संस्थाएं जो हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब लव जिहादियों पे परिवार की मदद करना, उनके ऊपर केस कैसे हो, बच्चियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए संगठन काम कर रहा है। और सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती, आपका क्या क्योंकि संभावना नहीं होगा। लव जिहाद और गोरक्षा ये दोनों प्रमुख विषय है जिस पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन सरकार के चोरी छिपे बड़ी संख्या में गो हत्या भी हो रहा है। आए दिन हाईवे पर गो तस्कर पकड़े जा रहे हैं। और लव जिहाद के केस भी हम कचहरी में रहते हैं, आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि लव जिहाद चल रहा है। जो कानून बन गया एंटी लव जिहाद का, वो बड़ा प्रभावशाली हुआ है, कारगर हुआ है। केरल, तमिलनाडु, उन सब राज्यों में जरूरी है, वहाँ नहीं बन पा रहा है, यह दुर्भाग्य है। तब आज केरला स्टोरी देखने के लिए जो ईसाई लोग हैं वो कह रहे हैं केरल स्टोरी देखना चाहिए। ये केरल और केरल स्टोरी जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि केवल लव जिहाद केवल कानून का विषय नहीं, सरकार का विषय नहीं, समाज उसका नाम बड़ा क्यों नहीं है, केरल स्टोरी है, ये तो भारत का स्टोरी है। हाँ, पर्टिकुलरली वहां को केंद्रित कर दिया गया, वहां की रियल स्टोरीज, क्योंकि कोर्ट में 5000 लव जिहाद के केस वहां आए हुए थे। बिल्कुल, इसलिए उस पर वो नैरेटिव की ट्रू स्टोरी पर बनाया गया। बताइए आपका जो सोशल मीडिया में आप काम करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत है, तो आप क्या जानते हैं इधर लोगों का पल्स कितना है, कैसा जीत होगा यूपी में? नहीं, यहाँ पर होगी जब से रामलला जी का प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, उसके बाद से ना युवा भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, भाजपा की तरफ पॉजिटिव हैं, सनातन धर्म में कहीं ना कहीं विश्वास जागा है। इस बार कितना सीट मिलेगा? सीट तो मैं उतना अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन ये पहले से बढ़ेगी, ये निश्चित है। अच्छा, ये निश्चित है। लव जिहाद के बारे में? लव जिहाद के बारे में जब से योगी सरकार यहाँ आई है तब कुछ कंट्रोल हुआ है और वो हत्याएं भी बंद हुई हैं। और जहाँ तक सवाल है बॉर्डर का, तो युवा जो है जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ और विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना है, 70% युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे ज्यादा कार्य अगर किसी ने किया है तो विश्व हिंदू परिषद। कितना सीट मिलेगा? अभी तो सबकी एक ही बात है कि 400 के पार। नहीं, इधर यूपी में 80 में 80 से 82 सीटें तक आ सकती है। 80 में 80 आने की संभावना इसलिए बड़ी प्रबल दिख रही है, जिस मुरादाबाद को बहुत मजबूत समझा जा रहा था, डॉक्टर एसटी हसन को हटा दिया गया, वहां विद्रोह हो रहा है। तो इस ढंग का जो विद्रोह है, जो परिस्थितियां हैं, जो उनके गढ़ हैं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शिवपाल यादव ने कहा मेरा बेटा लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। जहां ये मनोदशा, मतलब अपोजिशन वीक है, ये आपका? अपोजिशन वीक नहीं, अपने कृत्यों के नाते तिरस्कृत है समाज द्वारा। अच्छा, आप क्या बोले? हम भी वही बोलेंगे जो समाज बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। 400 पार। काशी में मोदी जी को 10 लाख मत का लक्ष्य रखा गया है। प्रयास तो यही चल रहा था कि निर्विरोधी मोदी जी को ले आ जाए, लेकिन वही बताया ना कि कुछ निगेटिव लोग आते हैं, वो अपना जरूर पर्चा दाखिल करेंगे, या अपना नाम करने के लिए दाखिल करें या हारने के लिए दाखिल करें, उनको दाखिल करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। और हमें लगता है कि पूरी की पूरी सीटें आएंगी। जिस तरह से हिंदुत्व का जो मुद्दा और मंदिरों का जो मुद्दा उठा हुआ है, इसकी वजह से बहन जी की भावना समझिए, 545। ये मतलब राम जी का इधर वोट बदलेगा, ये मुझे मालूम नहीं है, आप बता सकते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि रामनवमी में 25 लाख लोग आएंगे, क्या ये सब वोट बन जाएंगे क्या? जी, इसका भी असर पड़ेगा, ऐसा लगता है जी। आपने किसी को देखा पहले जो समर्थक नहीं थे अभी बदल गए? जी, बहुत आप देखे? बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा है, आपसे मिलके बात अच्छा लगा।
बाप तब के लिए तो बहुत हर हर महादेव।